नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में हुई बगावत की, आंध्र प्रदेश में गृह मंत्री शाह की सीएम नायडू से मुलाकात की, देखेंगे मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के नए आंदोलन को, केजरीवाल की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी को, जानेंगे सैफ अली खान पर हमले मामले में क्या खुलासा आया सामने, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ लागू, पीएम नेतन्याहू का ऐलान, हमास ने सौंपी रिहा किए जाने वाले 3 बंधकों की सूची। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टला, 3 महीने से लगातार टल रहा है अध्यक्ष का चुनाव। अब दिल्ली चुनाव के बाद ही मिल पाएगा बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बॉर्डर पर बांग्लादेश की हरकत से त्रिपुरा हुआ चिंतित, इंदिरा मुजीब समझौते का उल्लंघन कर रहा पड़ोसी मुल्क। एसजीपीसी ने भगवंत मान सरकार को लिखा पत्र, गोल्डन टेम्पल के आसपास बंद हो शराब और तंबाकू की दुकानें। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो बिहार में एनडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन अब एनडीए में बड़ी टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। पशुपति पारस भी महागठबंधन की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, जिससे बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। तो क्या मायने हैं इस मुलाकात के, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए में खलबली मच गई है और बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। पशुपति पारस और लालू यादव के बीच बात लगभग फाइनल हो गई है। एक ही हफ्ते में लालू यादव और पशुपति पारस के बीच 3 बार मुलाकात हुई और इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया। जी हां, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पशुपति कुमार पारस उनके 10 सर्कुलर रोड आवास पहुंचे। राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव से पशुपति नाथ पारस और प्रिंस पासवान की मुलाकात हुई। राबड़ी आवास में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। खबर आ रही है कि पशुपति पारस विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने पहुंचे थे। वहीं राजद की तरफ से कहा गया है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में लालू यादव उनके आवास पर गए थे, इसलिए पशुपति पारस फिर से मिलने आए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले तक रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अपने आप को एनडीए का हिस्सा कहते थे, जबकि बिहार में हाल फिलहाल में एनडीए के कार्यक्रमों में पशुपति पारस को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जिसके बाद से पशुपति पारस ने कहा है कि वो अभी तक एनडीए का हिस्सा हैं। आगे वे क्या करेंगे, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मकर संक्रांति के दौरान पशुपति पारस और लालू यादव के बीच बड़ी नजदीकियों के बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा के दौरान उनसे बात करेंगे, लेकिन पशुपति पारस अब लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के कार्यक्रमों में पशुपति पारस को बुलाया भी नहीं जा रहा है। ऐसे में एनडीए से दूरी के बाद पशुपति पारस की लगातार महागठबंधन से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। चर्चा तेज है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोनों नेताओं में मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें कि पहले भी लालू प्रसाद यादव ने चूड़ा दही भोज के दौरान कहा था कि पशुपति कुमार पारस हमारे साथ आ गए हैं, और अब राहुल गांधी के पटना से लौटते ही पशुपति पारस और लालू की मुलाकात ने नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। जानकार दावा कर रहे हैं कि लालू और पशुपति पारस के बीच सब कुछ फाइनल है, अब बस ऐलान करना बाकी रह गया है। राहुल गांधी के पटना दौरे के साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ पशुपति पारस पाला बदलकर इंडिया के साथ आ गए हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अगर ये दोनों ही नेता पाला बदल जाते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार भी संकट में फंस जाएगी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नाराज सहयोगियों को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। तो कैसे राहुल के बिहार दौरे ने बीजेपी को फंसा दिया मुश्किल में, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी बिहार से लौटे और नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की खबरें आने लगी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा दुरुस्त करने में जुट गए। राहुल बिहार से दिल्ली लौटे तो अमित शाह दिल्ली से आंध्र प्रदेश पहुंच गए, क्योंकि नीतीश के पलटने से सिर्फ बिहार सरकार एनडीए के हाथ से जाएगी, लेकिन नायडू नाराज हुए तो आंध्र प्रदेश के साथ दिल्ली की सत्ता भी फिसल जाएगी। इसलिए अमित शाह देर रात को विजयवाड़ा पहुंचे और सीधे सीएम आवास में चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंच गए। इस दौरान डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। दरअसल अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की जरूरत बन जाएंगे। खबरें आ रही हैं कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र के लिए कई योजनाओं की लिस्ट गृह मंत्री को सौंपी है। इसके साथ ही नई राजधानी के लिए भी उन्होंने वित्तीय मदद मांगी है।
और इसका असर विजयवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। अमित शाह ने कार्यक्रम में बताया कि केंद्र सरकार ने 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ की योजनाएं दी हैं और आगे भी इसी तरह की मदद की जाएगी। साफ है कि नायडू अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस महीने पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिक गई हैं। अगर आंध्र प्रदेश को मदद नहीं मिलती है या फिर चंद्रबाबू नायडू ने जो योजनाएं अमित शाह के सामने रख दी हैं वो आंध्र को नहीं मिलती हैं, तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे का असर दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक नजर आ रहा है। मोदी सरकार की घबराहट साफ जाहिर हो रही है। इस बीच राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट लंबे वक्त से चर्चा में बनी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या कोई भी आम दौरा, कांग्रेस सांसद की सफेद टी शर्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है और अब कांग्रेस #व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत करने जा रही है। इसकी जानकारी खुद राहुल गांधी ने दी है। तो क्या है कांग्रेस का ये नया आंदोलन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार आम लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। अंबानी अदानी को लेकर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार केवल चुनिंदा अरबपतियों की सरकार है। और अब कांग्रेस सांसद ने आम लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हुए एक पूरा आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वे तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर है। राहुल ने लोगों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम #व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। अपने युवा और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने एक लिंक और एक कॉलिंग नंबर शेयर करते हुए कहा कि इस अभियान से जुड़ने और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक पर विजिट करें या इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। यानी कांग्रेस सांसद मोदी सरकार के खिलाफ एक अलग मुहिम शुरू करने की तैयारी में है। राहुल की सफेद टी शर्ट अब एक नए आंदोलन का प्रतीक बनने जा रही है, जिससे मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल के इस आंदोलन को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। तो दिल्ली में हर तरफ विधानसभा चुनाव का शोर गूंज रहा है। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच भी पूरी कर ली है। राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी तेज है और इसी कड़ी में आपने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो दिल्ली चुनाव के बीच कैसे गरमाई सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मियों के मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र के जरिए सफाई कर्मचारियों को मकान बनवाने के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील की है। दरअसल कुछ देर पहले ही दिल्ली के पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि अब सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन देगी और दिल्ली सरकार उस पर बिल्डिंग बनवाएगी। केजरीवाल ने बताया, तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत चूंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं इस योजना की। केजरीवाल ने आगे बताया कि इस योजना की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारियों से होगी और रिटायरमेंट के बाद उनका अपना घर होगा। केजरीवाल ने भरोसा जताया कि पीएम उनके इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। वहीं केजरीवाल की गाड़ी पर हमले को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा के 3 गुंडों ने हमला किया। चुनाव में हार को देखते हुए भाजपा बौखला गई है, वो केजरीवाल की जान लेने पर उतर आई है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा, अमित शाह और बीजेपी वालों को समझ लेना चाहिए कि ऐसे कायराना हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। इस हमले को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है।
चुनाव आयोग से मिले डेटा के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों के लिए कुल 981 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चूंकि एक उम्मीदवार एक से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, इसलिए कुल नामांकन की संख्या 1522 है। इनमें से 1040 नामांकन स्वीकार किए गए, जबकि 477 अस्वीकृत हो गए। ज्यादातर कवरिंग उम्मीदवारों के नामांकन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली में चुनाव के बीच आप और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़े मामले में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद से मामले में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। तो क्या खुलासे सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सैफ के घर में घुसकर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को ठाणे के एक लेबर कैंप से गिरफ्तार किया गया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे तमाम तरह के सवाल किए और फिर 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि आरोपी चोरी करने के इरादे से एक्टर के घर में घुसा था। उसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उसके पास जो चीजें मिली हैं, उनके आधार पर बांग्लादेशी होने का शक है। पुलिस ने कहा कि आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था, लेकिन पुलिस ने इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि इसी आरोपी ने सैफ पर हमला किया था या नहीं। जब मीडिया ने सवाल पूछा कि वारदात के समय वो अकेला था या कुछ और भी लोग साथ थे, तो पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है। पुलिस अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। भारत में अवैध रूप से आने के बाद उसने अपना नाम विजय दास रख लिया था। वो 5-6 महीने पहले मुंबई आया था। यहाँ एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था। वो पहली बार ही सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसा था। सैफ अली खान पर हुए इस हमले ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। फडणवीस सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो बीड मामले को लेकर अजित पवार भी मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। अजित गुट के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर महायुति गठबंधन में ही रार छिड़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन सत्ताधारी महायुति गठबंधन में अभी से दरार पड़ गई है। तीनों ही दल एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम अजित पवार पर उनके एक मंत्री का इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहे हैं। दरअसल ये मामला बीड में सरपंच संतोष देशमुख की जान लेने की घटना से जुड़ा हुआ है। अजित गुट के कोटे से फडणवीस सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे इस वक्त बीड मामले में फंसे हुए हैं। वैसे तो वो इस मामले के आरोपी नहीं है, आरोप वाल्मीकि कराड पर लगा है, जो धनंजय मुंडे के करीबी हैं, और इसी के चलते धनंजय मुंडे से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुंडे दबाव में है, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि अजित पवार ने भी अब तक उनका इस्तीफा नहीं मांगा है, लेकिन अजित भी इसे लेकर मुश्किल में फंसे हुए हैं। मुश्किल ये है कि मुंडे के खिलाफ विपक्ष ने हमला बोल रखा है, तो बीजेपी भी खुलकर मुंडे पर हमला बोल रही है। बीजेपी नेता सुरेश धस सीधे तौर पर मुंडे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बार बार कराड का आका शब्द का इस्तेमाल कर उन पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में अगर फडणवीस के दबाव में अजित पवार धनंजय मुंडे से इस्तीफा मांगते हैं, तो ओबीसी समुदाय एनसीपी से नाराज हो जाएगा और बीजेपी के पास तो पंकजा मुंडा का चेहरा बना रहेगा। लेकिन ऐसे में अगर बंजारी समुदाय एनसीपी से अलग होता है, तो वो बीजेपी के साथ आ जाएगा। यानी अमित शाह ने जो बात कही थी कि बीजेपी को आत्मनिर्भर बनना है, अब सहयोगियों को कमजोर करके बीजेपी उसे पूरा करती भी दिखाई दे रही है। यानी मुंडे को लेकर जहां अजित पवार मुश्किल में फंस गए हैं, तो बीजेपी को इसमें सिर्फ फायदा दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार को। तो फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर लंबे वक्त से किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। और अब पिछले 55 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में आखिरकार सरकार किसानों की मांग के आगे झुकती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांग के आगे झुकती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने डल्लेवाल से मिलकर मीटिंग का न्योता दिया। जॉइंट सेक्रेटरी प्रियरंजन ने कहा कि केंद्र को अनशन पर बैठे डल्लेवाल की सेहत की फिक्र है। हम यहां आए हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। केंद्र की तरफ से बातचीत का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें लिखा है भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर मोर्चा की मांगों को लेकर भारत सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ 14 फरवरी को बैठक होगी। हम आशा करते हैं कि डल्लेवाल जल्द अपना अनशन खत्म करेंगे और बैठक में शामिल होंगे।
वहीं केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद डल्लेवाल ने मेडिकल एड लेने पर तो सहमति दे दी, लेकिन कुछ खाने से इनकार कर दिया। डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया। इससे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। ऐसे में सरकार एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि डल्लेवाल का अनशन कब खत्म होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।